नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, हर किसी की धड़कनें बढ़ने लगी है। कांग्रेस के रणनीतिकार हिसाब लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजों का महाराष्ट्र में किस तरह का साइड इफेक्ट दिखेगा। वहीं महाराष्ट्र का आम आदमी भी हिसाब लगा रहा है कि किसे वोट देने पर उसकी रोजमर्रे की मुश्किलें कम होगी, उसके बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा। महाराष्ट्र चुनाव की ताजा अपडेट यह है कि अजीत पवार वाली एनसीपी ने चुनाव के 38 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से, छगन भुजबल येवला से और दिलीप वालसे पाटिल अंबेगांव से चुनाव लड़ेंगे। महायुति में सीट बंटवारा लगभग फाइनल है, लेकिन एमवीए की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी तक कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के बीच संजय राउत ने एक बयान देकर आग लगा दी है। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि क्या उद्धव शिवसेना महाराष्ट्र चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, देश हमेशा से चाहता था कि शिवसेना शतक लगाए। हमारे पास वो क्षमता है, हम ऐसा करेंगे। तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में चल क्या रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो एनसीपी की भी लिस्ट सामने आ गई। महाविकास अघाड़ी से कोई लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी? देखिए, हमको लग रहा है कि दे आर नॉट वेरी सीरियस, क्योंकि इधर तो 60% से ज्यादा उम्मीदवार कैंपेन इन लोगों ने शुरू कर दिया। अभी तो इधर से सीटों का बंटवारा होना, फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, फिर उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी। हालांकि टाइम है अभी, लेकिन प्रचार के लिए एक एक दिन, एक एक घंटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कह दिया गया कि भाई कांग्रेस के लोग बड़े बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं है बातचीत करने की, इनकी काबिलियत ही नहीं है कि बैठ करके सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। ये महामूर्ख किस्म के लोग हैं, इनके बस की बात नहीं है। क्यों, वक्त की कमी है क्या? क्योंकि आज प्रियंका वाड्रा का नामांकन होना था, तैयारी तो दिख रही थी, इस पे बातचीत नहीं कर सकते? तो यही तो हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई अब दिल्ली में फैसला होगा, और अंदर बातचीत हुई होगी कि भाई देखिए, आपका ये जो नाना पटोले है वो पूरा का पूरा जो है मामला जो है खराब कर चुका, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आनन फानन कि भाई इन लोगों को भी, दिल्ली में भी बैठे हुए लोगों, राहुल गांधी वगैरह को लगता है कि इंटरेस्ट नहीं। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि दे आर नॉट वेरी सीरियस। वायनाड में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पे चमचगिरी करने के चक्कर में, मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं पे, वेणुगोपाल वहीं पे, जितने रिंग लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब चेहरा चमकाने के लिए वो वायनाड में थे। तो वायनाड की तैयारी तो 4-5 दिन से वो उसी की चल रही होगी। कहां से क्या होगा, कितना क्या होगा, किधर से लोग आएंगे, भीड़ होनी चाहिए, मीडिया कैसे होगा, दिल्ली से लोग वहां जाएंगे, कैसे रुकेंगे। अब आज रात में सब लौट रहे हैं वापस, तो अब वापस लौट करके अब ये राहुल गांधी बोलेंगे, देखो आज तो मैं थक गया, आज जो है थोड़ा आई वॉन्ट टू रिलैक्स, सो टुमारो वी विल डिसाइड। डिसीजन कहां होना है? डिसीजन होना है राहुल गांधी के घर में, और राहुल गांधी जो है वो बिजी है वायनाड में। तो इसीलिए ये गुत्थी सुलझ गई कि भाई क्या चक्कर है कि रोज 3 दिन से तो हम लोग सुन रहे हैं कि आज शाम फार्मूला आ जाएगा, आज शाम फार्मूला आ जाएगा। कोई फार्मूला बना ही नहीं है, उसके ऊपर कुछ हुआ ना। अनऑफिशियल तरीके से बताया जा रहा है कि अभी चक्का जाकर के रुकी है कहां पे, तो 110 कांग्रेस पार्टी, 90 या 95 उद्धव ठाकरे, और 80-85 के आसपास ये चुनाव लड़ेंगे शरद पवार। ये कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। अब ये खबर सारी मीडिया में आ गई कि ये बेसिक फॉर्मूला ये बन गया है अनऑफिशियल तरीके से। तो इसके बाद फिर जो है दूध में जो है एक चिमटा जो है नमक आकर के संजय राउत ने डाल दिया। उसने कह दिया हम तो 100 से ऊपर लेंगे। पूरी देश की जनता चाहती है। अरे भाई, देश की जनता नहीं चाहती, देश में तुम हो ही नहीं तो फिर देश की जनता क्या चाहेगी?
अपना बताओ कि भाई वहां पे क्या चल रहा है। 2-3 चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि कल शाम तक इसके ऊपर कुछ फैसला होगा। बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब हम उनको भी बताएं कि हाँ लो भाई सीट का फॉर्मूला जो है वो फाइनल हो गया। लेकिन सर अब तो वायनाड में नामांकन हो गया, सभी फ्री हो गए होंगे, क्या उम्मीद जताई जाए कब तक लिस्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र में भी जो चल रहा है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच, ये चल रहा है साइकोलॉजिकल वार। ये दोनों के बीच जो मनोवैज्ञानिक जंग है, उसके पीछे का रीजन है पार्टी, यानी कि कौन सी पार्टी गठबंधन को लीड करेगी। अभी संजय राउत ने कहा 100 सीटों पर हम समझौता करेंगे, 100 का दावा ठोक दिया। मतलब जो 104-5 कांग्रेस की आ रही थी, 95-96 शिवसेना की आ रही थी, अब 5-7 सीटों के अंतर से बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन इन लोगों को क्या लग रहा है कि हम अब लोगों को, अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कौन सा मुंह दिखाएंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी का गठबंधन टूटा। वो दोनों ने एक साथ चुनाव नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के अंदर हमारे संगठन की क्षमता बढ़ी है, हम ज्यादा सीटें लेंगे, यानी बराबरी बराबरी पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, आप छोटी पार्टी हो, बड़े भाई की भूमिका में हम ही रहेंगे, गठबंधन को लीड हम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी 268 सीटों पर और 122 सीटें बेहतर परफॉर्मेंस करके लाई, 122 सीटें जीत कर लाई। उद्धव ठाकरे 1 साल तक नाराज रहे, सरकार में शामिल नहीं होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नाराज चल रही है, और उसके बाद फिर सरेंडर कर दिया। इनके पार्टी के नेताओं ने कहा बाहर बैठ कर तमाशा देखोगे तो फिर और पार्टी खत्म हो जाएगी, सरकार में रहोगे, कुछ मंत्रालय मिलेगा तो हमारी पार्टी के लोगों का काम तो होगा, पैसे तो आएंगे। तो इसलिए दोनों फिर से गठबंधन में आए और बीएमसी के चुनाव में फिर अलग अलग हो गया। वही सीट शेयरिंग के मामले में कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें कैसे लेगी। फिर 2019 में बैकफुट पर आए उद्धव ठाकरे, क्योंकि लगा कि 122 सीटें जब भाजपा जीत चुकी है तो अब तो ये बड़ी पार्टी बन ही गई, मुख्यमंत्री भी बना ली, अब हम इसको खींच नहीं सकते, तो अभी चालाकी करते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ लेते हैं। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम आगे वही होंगे, लेकिन मन में तो चल रहा था यही। ये जो इनके कॉन्स्पिरेटर माइंड है वो संजय राउत के साथ मिलकर यही सोच रहे थे कि क्या होगा आगे चुनाव के बाद हम गठबंधन तोड़ लेंगे। नहीं तो 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और आपके पास 56 सीटें, आधे की संख्या है, और फिर भी आप सीएम पद का दावा कर रहे हो, जबकि पहले आपने एक्सेप्ट किया था कि फडणवीस सीएम बनेंगे। अब वहां से ये लोगों ने अलग अलग रास्ता अपनाया, तो अब उनके पास क्या अस्तर बचा है? रास्ता यही है कि कम से कम बराबरी का अधिकार मिले। कांग्रेस ऐसा ना कर दे कि 10-15 सीटें ऊपर ले ले और फिर हमें मैसेज देना पड़े कि देखो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को दबा रही थी। और वही मैसेज यहां पर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दो, अब कांग्रेस भी शिवसेना को दबा रही है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए शिवसैनिक वोट तो नहीं देंगे। ये कोई नेचुरल अलायंस तो है नहीं, ये मौका परस्ती का अलायंस है। इसलिए अभी साइकोलॉजिकल वार चल रहा है। कांग्रेस कह रही है 96 सीटें दे देते हैं, हम 104 सीटें ले लेते हैं और 88 सीटें दे देते हैं शरद पवार को। फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं 100-100-88 का फार्मूला रखो, हम चाहे तो बराबर रहेंगे या 1-2 सीटें ऊपर रहेगी। ये अभी टकराव चल रहा है, देखते हैं 1-2 दिन में नतीजा। बिल्कुल, और इस टकराव के बीच में संजय राउत जो बार बार बयान दे देते हैं उससे साफ समझ में आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी और उद्धव की शिवसेना में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन सर अब जो उन्होंने शतक लगाने की बात की है, एक तरह से उन्होंने डिमांड कर दी है, क्या ये डिमांड पूरी हो पाएगी? देखिए, राहुल गांधी के रहते हुए कुछ भी पॉसिबल है। राहुल गांधी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये अच्छे निगोशिएटर हैं उद्धव ठाकरे, और इसलिए आपने जब लोकसभा के चुनाव में आपने जब सबसे ज्यादा सीटें ले ली, आपको यही प्रेशर टैक्टिस से उनको मालूम है कि एक बार हम उसको ब्लैकमेल कर चुके हैं, वो हमारे दबाव में इतना दब गया कि हमें सबसे ज्यादा सीट दे दिया जो हम डिजर्व नहीं कर रहे थे, हार भी गए। लेकिन उसके बावजूद आप इसी तरह के प्रेशर को आप चला करके रखेंगे तो राहुल गांधी अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए कि इंडिया गठबंधन को हम साथ में लेकर के चलते हैं, इस चक्कर में वो
नीचे गिरेगा ही गिरेगा और हमारी बातों को मानेगा ही मानेगा। लेकिन इसमें दो चीजें हैं समझने की। उद्धव ठाकरे को यह मालूम है कि उनके लोग उनको वोट नहीं करेंगे। लड़ाई इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि उन जगहों पे भी उद्धव ठाकरे सीट मांग रहे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इस चीज को ये कांग्रेस वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी बुद्धि तो वैसे ही गायब हो चुकी है और हरियाणा के चुनाव के बाद तो वैसे ही फ्यूज बल्ब की तरह जो है ये लोग खत्म हो चुके हैं कि यहाँ जो टेक्निक अपना रहा है ये उद्धव ठाकरे, वो ये है कि आप मुसलमानों का वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा गठबंधन में, और हमारे साथ कुछ वोट अगर आ गए तो हम तो उस सीट को निकाल ले जाएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, जहां एनसीपी का मुस्लिम उम्मीदवार होगा, वहां शिव सैनिक इनको वोट नहीं करेंगे। शिव सैनिक वही वोट करेंगे जहां उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार होंगे, वो भी सब नहीं। उसमें भी 50-50 जो है बंटवारा हो जाएगा, लेकिन वो जो 50% बंटवारा होगा तो जो एनसीपी और कांग्रेस का मुस्लिम मतदाता और उनका जो एंटी बीजेपी वोट है, तो इनका कैलकुलेशन ये है कि हम सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ जाएंगे अगर हम ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ते हैं। इसलिए विदर्भ में लड़ रहे थे ना वो। विदर्भ में इनका क्या लेना देना, आपकी कोई हैसियत नहीं कि फिर भी हम लड़ेंगे। आप उन जगहों पे जब सीटों का लिस्ट जब आएगा आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि हमें तो बीजेपी का वोट मिलना नहीं है, हमें मुसलमानों के वोट से हमें भगवा झंडा लहराना है। और इस गेम को शायद कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग, नाना पटोले को समझ में आ रहा था, इसलिए झगड़ा हो रहा था। लेकिन बाकी लोग जो नॉन सीरियस लोग हैं दिल्ली के अंदर में, जो हर बार कांग्रेस पार्टी की नैया डुबाते हैं, वो अगर उससे एग्री कर जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बेहतर सिचुएशन वही होगा कि आप इस गठबंधन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो आप 110 पे लड़े, उद्धव ठाकरे को 90 दें, तब जाकर के आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेंगे। अगर आपके साथ माहौल बन रहा है तो, अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की हाराकिरी कर रही है, पूरा का पूरा कुनबा इनका जो है कार्यकर्ता डिमोरलाइज बैठा हुआ है। अगर चांसेस, जहां कहीं भी चांसेस की बात है, और अगर ये कुनबा तितर बितर हो गया तो ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के वोट से, मुसलमानों के वोट से 15-20 सीट उद्धव ठाकरे लेकर के आ गए तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, फिर आप माथा पीटते रह जाएंगे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं राहुल गांधी अपने पैर में कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं। लेकिन सर, कल एक एमएनएस की भी लिस्ट आई जिसमें बताया गया कि राज ठाकरे के बेटे भी चुनावी मैदान में है, लेकिन ये आदित्य ठाकरे कहाँ है, कोई खबर नहीं है। और उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, इतना बवाल हो रहा है, उद्धव ठाकरे भी क्यों खामोश बैठे हुए हैं? देखिए, आदित्य ठाकरे चुनाव तो लड़ेंगे ही, और उस तरफ राज ठाकरे ने कह दिया था कि वर्ली से चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एक बातचीत हुई थी, जो खबरें भी आई थी हल्की फुल्की कि दोनों की मीटिंग होने वाली है, लेकिन मीटिंग नहीं हुई, बातचीत किसी मैसेंजर के थ्रू हुई है कि हम आपके बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे का समर्थन करो आप। अब समर्थन कैसे होगा? अगर राज ठाकरे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एकनाथ शिंदे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, एकनाथ शिंदे तो उतारेंगे। लेकिन फिर भी यह मैसेज पहुंचाया गया कि आपकी एकनाथ शिंदे से अच्छी पटती है, आप दोनों की मुलाकात भी होती रहती है, तो कम से कम इतना कर दो कि वहां कोई मजबूत कैंडिडेट ना उतारा जाए, कम से कम आदित्य को तो जीतना ही चाहिए। यह गुपचुप तरीके से इन लोगों के बीच चल रही है। लेकिन इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर, बंटवारे को लेकर ये आपस में सामंजस्य बैठे या ना बैठे, जो महत्वाकांक्षा कांग्रेस के पास है, एनसीपी के पास है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने ज्यादा सीटें जीती है
उसी तरीके से जैसे हरियाणा में इन लोगों को 5 सीटें मिल गई, लगा कि हरियाणा में चुनाव तो एक तरफा हो गया है, कांग्रेस जीत जाएगी। ये भ्रम जो पैदा किया गया और मीडिया में प्रोपेगेंडा है, वो ग्राउंड की स्थिति से बिल्कुल अलग है। अब ये सीट बंटवारे पर पहुंचे, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, जितनी भी सीटों पर लड़ें, लेकिन ये चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। लोकसभा चुनाव में भी अगर देखेंगे तो ये सीटों का आंकड़ा बताते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं ये नहीं बताते। धूले में आपके उम्मीदवार 3800 वोट से जीता लोकसभा के अंदर। भीड़ में पंकजा मुंडे हारी है, वो 6000 वोट से हारी है। आपके कई उम्मीदवार ऐसे हैं, यहां तक कि अमरावती में देखिए, अमरावती में नवनीत राणे खड़ी थी और नवनीत राणे को हराया जिसने 18-19 हजार वोट से हराया है। लोकसभा में ये आंकड़े बहुत कमजोर है। 50,000 से ऊपर वालों की बात हम लोग नहीं कर रहे। 50,000 से ऊपर एक सम्मानजनक बताया जाता है कि इतना मार्जिन होना चाहिए, लेकिन ये 18,000, 19,000, 16,000, 3,000, ये 6,000, ऐसे ये 8 सीटें हैं इसके गठबंधन में, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के, जिसमें ये इतने छोटे छोटे मार्जिन से जीते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, ये बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बहू, सबको ऐसे किले पर उतारे हैं जहां पर कांग्रेस हमेशा जीतती रही थी और उसके नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है या शिंदे के साथ है। तो ये पूरा का पूरा चुनाव है जो अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ चला गया है। ये छटपटाते हुए अब लिस्ट निकालेंगे, लेकिन उस लिस्ट में से 80% नाम पहले से ही रिजेक्टेड है। बिल्कुल, और सीट शेयरिंग में देरी ये बता रहा है कि एमवीए पूरी तरह से बैकफुट पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, पार्टियां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट और अजीत गुट के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की भी लिस्ट सामने आ गई है। महायुति की लिस्ट फाइनल है, लेकिन एमवीए में अभी तक विवाद नहीं सुलझा है। अब देखना होगा विवाद कब सुलझता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।